नमस्कार, स्वागत है आपका। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो चुकी है और औपचारिक तौर पर जो खबरें हैं उसके मुताबिक अब से ठीक 1 घंटे के बाद नीतीश कुमार छठी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार की शपथ से पहले ही जेडीयू से बगावत की आवाज आने लगी है और अब सवाल यह कि नीतीश के फैसले पर क्या जेडीयू टूट जाएगी। जेडीयू नेता और राज्यसभा के सांसद अली अनवर ने नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने पर नाराजगी जताई है। अली अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी के साथ जा रहे होंगे, लेकिन मेरा ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के फैसले से उनकी पार्टी टूट जाएगी। अगले कुछ घंटे बिहार की राजनीति में बेहद अहम है। कल शाम से हर घंटे सियासत बदल रही है और आज भी इस बदलाव पर हमारी लगातार नजर है। पल पल की सियासत की हर खबर आप जी न्यूज पर जान सकते हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश की शपथ से पहले जेडीयू में बगावत के आसार दिख रहे हैं। यह बात खुद जेडीयू के राज्यसभा सांसद अली अनवर ने जी न्यूज के संवाददाता विशाल पांडे से कही है। अली अनवर जी, नीतीश कुमार के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड टू नीतीश कुमार जी, हम ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन करके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर बीजेपी के साथ जाना पसंद किया है, तो उसी तरह से मैं भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपने ज़मीर की आवाज़ सुन करके मुझे बीजेपी के साथ जाना गवारा नहीं। और ये हम अल्टीमेटली ये नुकसानदेह होगा पार्टी के लिए। फौरी तौर पर भले हमारी सरकार हो जाए, बच जाए, लेकिन आगे चलकर पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी न सिर्फ बिहार के नेता थे बल्कि पूरा देश, जितने भी लोग अमन पसंद हैं और प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं इस मुल्क में, सब लोग उनकी तरफ एक हसरत भरी निगाह से देख रहे थे। लेकिन और उनको एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा था। ऐसे समय में बीजेपी के साथ चले जाना ये बहुत दुखदाई है और हमारे जैसे आदमी को उससे सदमा पहुंचा है। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अली अनवर जी, एक सवाल आपसे ये है, क्या कुछ और विधायक और सांसद आप जैसे हैं जो नीतीश, इसकी जानकारी नहीं। शरद यादव जी से आपकी कोई मेरी बातचीत हुई? किसी से कोई बातचीत नहीं है, हमको इसकी कोई जानकारी नीतीश कुमार जी से कोई आपकी बातचीत नहीं, अभी तक नहीं हुई। तो आप पार्टी में बने रहेंगे, इस्तीफा देंगे? पार्टी में हम हैं, पार्टी के फोरम पर अगर हमको बुलाया जाएगा तो हम अपनी बात रखेंगे। इसी 23 महीने की 23 तारीख को मीटिंग होनी थी, वो डेफर हो गई नेशनल काउंसिल की। फिर जब बुलाया जाएगा हम अपनी बात कहेंगे, डिटेल कहेंगे। अभी तो बस हमने ये गठबंधन का विरोध कर रहे हैं, असहमति जताई है। जी, तो सुना आपने अली अनवर को। सिर्फ 1 घंटा बचा है। सुबह 10 बजे नीतीश कुमार माना जा रहा है कि शपथ ले लेंगे, लेकिन आरजेडी आज विश्वासघात दिवस के तौर पर इस दिन को मना रही है। पूरे बिहार में आरजेडी का प्रदर्शन हो रहा है। बुधवार की रात को ही आरजेडी विधायकों ने तेजस्वी यादव के साथ आधी रात को विधानसभा तक मार्च निकाला और सुबह होते ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पटना में महात्मा गांधी सेतु को जाम कर दिया है। नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, बीजेपी के सुशील मोदी डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन सबकी नजर लालू यादव पर भी है। ऐसे राजनीतिक हलचल के समय वो पटना में नहीं बल्कि रांची में है और वहीं से सारी राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लालू राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं और जेडीयू के बगावती सुर के बाद सवाल यह भी है कि क्या लालू रांची से ही कोई बड़ा खेल तो नहीं खेल रहे हैं। और हमारे साथ आपको बता दें कि कुछ मेहमान भी होंगे इस लगातार कवरेज के दौरान। पटना से हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन। पटना स्टूडियो से ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नवल किशोर चौधरी होंगे। मुंबई से हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता हमारे साथ होंगे। मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। रविंद्र कुमार दिल्ली में इस वक्त हमारे साथ हैं, संसद भवन पर मौजूद रहेंगे, लगातार वहां क्या गतिविधियां रहती हैं। और विशाल पांडे मेरे सहयोगी शरद यादव के घर पर इस समय मौजूद हैं। विशाल पांडे, आपने अली अनवर से बात की है। लगातार इस बात के कयास थे कि मुस्लिम विधायक जेडीयू के वो टूट सकते हैं, वो खिलाफ हो सकते हैं नीतीश कुमार के इस फैसले के, पर क्या वो इतने हैं कि कोई असर डाल पाए या अपना नुकसान करा लेंगे टूटेंगे तो?
देखिए रोहित जी, अभी फिलहाल मैंने जब अली अनवर से बातचीत की तो उन्होंने इतना ही कहा कि उनका ज़मीर उनको अलाउ नहीं कर रहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ इस गठबंधन में जाएं, और इसी वजह से वो इस नए गठबंधन का विरोध कर रहे हैं जो कि जेडीयू और बीजेपी का हुआ है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके साथ कुछ और विधायक या सांसद हैं इस मुहिम में, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके आगे अभी कुछ नहीं बोलूँगा, और इसी पर वो चुप्पी साध गए और अपना विरोध उन्होंने ज़रूर जता दिया है। रही बात मुस्लिम विधायकों की, तो हाँ, मुस्लिम विधायक ने भी अभी तक अपना रुख को स्पष्ट नहीं किया है, पर जो 132 विधायकों का समर्थन एनडीए के द्वारा राजभवन में कल देर रात दिया गया है, उससे देखकर ये लगता है कि अभी तक तो सारे विधायक जेडीयू और बीजेपी के साथ ही हैं। और फिलहाल शरद यादव ने भी अभी तक अपना कोई पत्ता नहीं खोला है। कल देर रात से, जब से ये पूरी खबरें आई हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा रहे हैं, तब से हम लोगों ने शरद यादव से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उनके तरफ से अभी कोई भी बातचीत नहीं की गई है। मीडिया के सामने अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं और फिलहाल उनके गेट को भी अंदर से बंद किया गया, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इंतज़ार इसी बात का है कि आखिर शरद यादव क्या नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत करेंगे या वो भी अली अनवर की तरह विरोध में जाएंगे, क्योंकि विपक्षी दलों की बैठकों में शरद यादव लगातार शिरकत करते रहे। रोहित जी, ठीक, हम वापस आते हैं आपके पास। रविंदर, दिल्ली में कुछ हलचल है या सब टीवी देख रहे हैं बैठ के? देखिए रोहित, बीजेपी ने तो जेपी नड्डा और अनिल जैन जो महासचिव भी हैं और केंद्रीय मंत्री, इन लोगों को तो बिहार भेज दिया है। एक बात जो रोहित बताना चाहूँगा, जिसने भी पिछले 10-15 साल से, देखिए जिन्होंने भी नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत या सुर के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, उनका पत्ता समता पार्टी हो या जेडीयू से बाहर का रास्ता हुआ। ये लंबी लिस्ट है, लंबी फेहरिस्त है। आप देखिए, चाहे स्वर्गीय दिग्विजय सिंह हो, प्रभुनाथ सिंह हो, ललन सिंह जो अभी मौजूदा हैं उनके साथ है, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये लंबी लिस्ट है जो उन्होंने विरोध किया और पार्टी से बाहर का रास्ता। अली अनवर 1 साल बचा है, लगभग 1 साल से भी कम समय है राज्यसभा का, और जब ये गठबंधन नहीं हुआ था तब से ये माना जा रहा था, जेडीयू के ही बड़े बड़े नेताओं का कहना था कि इन्होंने बीच में जिस तरह से नीतीश कुमार के कई फैसलों का विरोध किया था, इनका राज्यसभा में आना मुश्किल है अगली बार। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने भी विरोध किया नीतीश कुमार का, वो बाहर का रास्ता दिखाया गया। शरद यादव गठबंधन के बीच में बेचारे जो उनके जो समर्थक है उनका कहना है नीतीश कुमार ने उन्होंने इधर का रहने दिया ना उधर का। कभी जब वो बीजेपी के साथ आते हैं तो उनका सुर बदल जाता है शरद यादव का, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम लाइन ले चुके रहते हैं नीतीश कुमार के कारण से, और जब महागठबंधन की ओर जाते हैं तो फिर वहाँ उनका एक और सुर होता है। तो इसलिए शरद यादव का कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से जब खटपट हुआ, उनसे अध्यक्ष पद ले लिया गया था, राज्यसभा में उनको भेज दिया गया था। तो जिन्होंने भी नीतीश कुमार की मुखालफत की, उन्हें पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया गया, और अली अनवर के साथ भी आगे यही होगा। ठीक है, हम वापस आते हैं आपके पास। हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं बीजेपी से, और प्रेमचंद मिश्रा जी फोन लाइन पर हैं, कांग्रेस बिहार के वरिष्ठ नेता हैं दोनों। प्रेम जी, आपका स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आपका तो फेवरेट फ्रेज था इशरत के अब्बा, अब नहीं कहेंगे आप नीतीश कुमार को? मुझे लगता है कि मैंने इशरत के अब्बा कब आपने सुना मुझे नहीं ध्यान है, लेकिन कोई इशरत को सपोर्ट करेगा तो उसको इशरत का अब्बा कहने में मुझे लगता है कोई संकोच नहीं होना चाहिए। मामला ये है कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक जीवन में शुचिता का मामला है, और सार्वजनिक जीवन में शुचिता और नैतिक मानदंड पर स्वयं को जो है उच्चतम मानदंडों को पालने में नीतीश कुमार ने स्वयं को समर्पित पाया है। और नीतीश कुमार जी, बिहार को बचाना आवश्यक है, बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की संस्थापना आवश्यक है, बिहार में सुशासन की संस्थापना आवश्यक है। और जब भी नीतीश कुमार जी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से रहे हैं, वो विकास पुरुष बने हैं, उन्होंने बिहार में सुशासन की स्थापना की। वो बीच के दिनों में जब आरजेडी के साथ गए और बेमेल गठबंधन था, जैसे एक रहीम दास की कहावत है ना प्रख्यात, कहू कबीर कैसे निभे बेरुके रुके संग, इक रस झूमत आपने इक्के फाटत तंग। तो तेजस्वी यादव और उनके भाई उनके शासन में शामिल थे, और इनका भ्रष्टाचार का पुराना रिकॉर्ड रहा है, तो वो अपने मस्ती में काम कर रहे थे। इसे सुशासन बाबू स्वयं को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, जो उनके वक्तव्यों से पिछले एक अरसे से साफ नजर आ रहा था। ठीक है। और नीतीश कुमार जी जिस तरह से नैतिकता के लिए खड़े हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार के विरोध में उन्होंने जो है काम किया है, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उसका समर्थन किया जाना चाहिए। ठीक, प्रेमचंद मिश्रा जी, आपको लगता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के झगड़े में नुकसान कांग्रेस का हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचार के फ्रंट पर अब कांग्रेस बैकफुट पर होगी? नीतीश कुमार ने कह दिया कल कि हमने राहुल गांधी से बात की थी और वो महागठबंधन बचाने के पक्ष में थे। देखिए, मैं इसे कांग्रेस
को कोई नुकसान हुआ है, इस रूप में मैं नहीं मानता हूं। अगर निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे, ये मेरा मानना है कि अगर कोई लूजर है तो श्री नीतीश कुमार जी है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता कहीं न कहीं डाउटफुल हो गई है। आपको ये ध्यान होगा, कई बार हमने आपके साथ डिबेट किया था इलेक्शन टाइम में भी। नीतीश जी ने कहा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अमित शाह जी ने कहा था कि अगर नीतीश जीतते हैं तो पाकिस्तान में आतिशबाजी होगी। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर अब आने वाले दिनों में नीतीश जी को और भाजपा नेतृत्व को देना होगा। और यह मैंडेट जो बिहार का था, वो शुद्ध रूप से भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ था। इस चीज को गठबंधन में शामिल तीनों दलों के नेताओं के ऊपर समान रूप से इसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन उसके बावजूद अगर हमने सिर्फ 20 महीने तक ही, जो 5 साल का मैंडेट हमें मिला, अगर 20 महीने तक ही हम सरकार चला पाए और जनता को क्या जवाब देंगे, ये तो नीतीश जी के ऊपर है। हमने प्रयास किया गठबंधन का, हमने प्रयास किया गठबंधन बचाने का। हमने नीतीश कुमार जी के उस व्यक्तित्व के ऊपर भरोसा किया कि अब ये भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक राजनीति से अपने आप को दूर रखेंगे। लेकिन कहीं न कहीं भरोसा तोड़ा है और निराश नीतीश जी ने किया हम लोगों को, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को, बल्कि बिहार की 10 करोड़ जनता को भी उन्होंने अपने फैसले से निराश किया। जेडीयू से राजीव रंजन हमारे साथ हैं। मैं एक बार आपकी बात पर जरूर उनसे कमेंट लेना चाहूंगा। राजीव जी, आपने सुना प्रेमचंद मिश्रा जी कह रहे हैं कि नीतीश जी ने कांग्रेस को कम बल्कि बिहार की जनता को ज्यादा निराश किया है, जिन्होंने बीजेपी के लिए मैंडेट नहीं दिया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, बिहार की जनता उत्साह से लबरेज है। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार के सवाल पर नीतीश कुमार जी को कसौटी पर कसा जा रहा था, नीतीश कुमार जी ने वही किया है जो नीतीश कुमार जी पूर्व में करते रहे हैं। जन आकांक्षाओं के सवाल पर उन्होंने कभी भी जनता से छल नहीं किया है। जनता की भूमिका लोकतंत्र में सर्वोपरि है और निश्चित तौर पर जो अनिश्चय के जो कुछ दिन थे, उसमें उन्होंने काफ़ी कसमकस में अपने दिन काटे हैं। और लगातार राष्ट्रीय जनता दल को ये कहा गया कि जन आकांक्षाओं का सम्मान कीजिए, पब्लिक डोमेन में जो आपके खिलाफ आरोप है उस पर संतोषजनक तरीके से जनता को आश्वस्त कीजिए। और लगातार पुत्र मोह में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो वो कहीं ना कहीं जनभावनाओं की को नकारते रहे और अंततः नीतीश कुमार जी के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, चाहे जिन स्थितियों में भी यह फैसला हुआ है, ये नेचुरल अलायंस है और पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान की एक वैश्विक छवि बनी है, जो ये हिंदुस्तान की एक का जो राजनयिक रसूख बढ़ा है, जिस तरह से एक आर्थिक शक्ति बना है भारत, तो उसमें बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकेगी। और 11 करोड़ बिहारियों को लंबे समय से सेंटर से कई सवालों पर ये बराबर शिकायत रही है कि दूसरी पार्टी की सरकार होने की वजह से सेंटर से यथेष्ट जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन आज हमारी सरकार बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ बन रही है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, तो निश्चित तौर पर संसाधनों के सवाल पर बिहार के लिए स्वर्णकाल साबित हो सकता है। और इसलिए बिहार के 11 करोड़ बिहारियों की ये निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जीत है। प्रेमचंद मिश्रा जी, बहुत से नेता आपके लिख रहे हैं कि गलत किया है नीतीश कुमार और बीजेपी ने, और सरकार बनाने का पहला मौका कम से कम आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मिलना चाहिए था। आप ही की पार्टी के कई सारे नेता सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि नंबर्स हैं आरजेडी, कांग्रेस और कुछ अन्यों के पास। क्या ऐसा है? आप तो बेहतर जानते हैं बिहार की कांग्रेस को और राजनीति को वहां की। मैं समझता हूं कि 110 विधायकों का समर्थन तो हमारे साथ आज के डेट में है, लेकिन जो नंबर है 122, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू के कुछ विधायक निश्चित तौर पे आरजेडी के संपर्क में हैं, ऐसा दावा किया गया है। मैं उनके तथ्य को नहीं जानता, लेकिन 110 विधायकों का समर्थन है और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। ये भी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 2-3 वर्षों में एक नई टेक्निक डेवलप की है भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, जब से सत्ता में आए हैं। चुनाव हारने के बाद भी कैसे सत्ता में आ जाना है, वो कोई इनसे सीखे। हमने मणिपुर और गोवा में देखा, हमने हाल ही में पौंडीचेरी में देखा है, जो 3 विधायक चुनाव हार गए थे बीजेपी के, जिसमें भाजपा के वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। उन्हें बिना सरकार के रिकमेंडेशन के लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी ने एमएलए का ओथ दिला दिया, एमएलए बना दिया। ये तो नया टेक्निक है। हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि सबसे बड़ी दल
के नेता होने के नाते श्री यादव या आरजेडी को मौका देते गवर्नर साहब तो और खाती आरएसएस के आदमी हैं और अपने इनकी पृष्ठभूमि हम सबको पता है कि किस तरह के फैसले ये लेते रहे जो हमारे वर्तमान में कार्यवाहक गवर्नर है। सबसे बड़ी चीज है कि न तो ये गठबंधन की हार है, न ये विचारधारा की हार है। मैं समझता हूँ ये घोर अवसरवादी राजनीति की जीत हुई है और इसके परिणाम जनता ही देगी। इन चीजों का जवाब जनता ही देती है और उचित समय पर देती है। हमें अगले चुनाव का इंतजार करना चाहिए। अगर मूल्यों की राजनीति, जैसे हमारे मित्र लोग बता रहे हैं अभी, की बात होती, ईमानदारी की राजनीति की बात होती, तो नीतीश जी इस्तीफा देते और सीधे जनता के बीच में जाते। चलो भाई, हमसे सरकार नहीं चली, ये कठिनाइयां आ रही थी, हम जनता के बीच में आते हैं, आप हमको मैंडेट दीजिए। आपको लगता नहीं उस भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार आपको लगता नहीं मिश्रा जी कि मध्यावधि चुनाव जैसी स्थिति आएगी तो आप लोग जो 22-25 हैं उससे भी कम रहने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए थे? नहीं, ये तो परिस्थिति बताएगी। जी, मैं जो बात कह रहा हूं उस पर थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। अगर हम आदर्श की राजनीति की बात करते हैं, मूल्यों की राजनीति की बात करते हैं, तो क्या यह कौन सा आदर्श मूल्य है कि जिसको राज्य की जनता ने चुनाव में पराजित किया और बुरी तरह से पराजित किया, हम 20 महीने के बाद उसी आदमी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं? हमें मैंडेट बीजेपी के खिलाफ मिला है, ये एक जमीनी सच्चाई है, इसको झुठला नहीं सकते। आज सरकार बना लेना एक नया टेक्निक है। मैं बधाई देता हूं अमित शाह जी को और मोदी जी को कि उनका टेक्निक बहुत तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए घातक है और अवसरवादी राजनीति कभी भी लोकतंत्र को ऊंचे स्थान पर नहीं ले जा सकता है। तो नीतीश जी ने अपनी विश्वसनीयता खोई है, जेडीयू ने अपनी विश्वसनीयता खोई है, उन्हें राज्य की जनता को इन सवालों का जवाब देना होगा। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। नहीं, लोकतंत्र पर जब कांग्रेस किसी प्रकार का वक्तव्य देती है तो जो लालू तंत्र और लूट तंत्र को बढ़ावा देती रही हो लोकतंत्र की भैया बहुत साफ शब्दों में, साफ तौर पर, जब जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने चुनकर भेजा है वो जनप्रतिनिधि संवैधानिक रूप से विधानसभा में जब बहुमत की स्थिति में है, तो कोई ये पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह का निर्णय हो रहा है। 1957 से लेकर 2007 तक एक नहीं 25 उदाहरण, जब आप एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति को, मधु कोड़ा को आप जब मुख्यमंत्री बना देते हैं और जब आपके पास जो है गवर्नर हाउस का उपयोग सिफ्तेरजी के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, जरा उसको पढ़ लीजिए। एसआर बोम्मई के मामले में कांग्रेस को क्या निर्देश है वो पढ़ लीजिए। और यहां पर तो बहुत साफ शब्दों में कहा जाए तो नीतीश कुमार जी के सुशासन वाली छवि को वहां बहुमत प्राप्त हुआ था, और सुशासन वाली छवि जो भ्रष्टाचार पर जो है असहिष्णुता का भाव रखने वाला व्यक्ति था, वो बारंबार ये कह रहा है कि आप कृपा करके आप पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर सफाई दे दे पब्लिक डोमेन में। वो करने की स्थिति नहीं है। और जो राहुल गांधी जी किसी जमाने में एक बिल फाड़कर प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति भवन को भेज चुके थे, कैबिनेट जिसको पारित कर चुकी थी अपराधियों के संदर्भ में, आज वही जो है भ्रष्टाचार पर मौन साध जाते हैं। यह अवसरवाद की राजनीति है। लेकिन जो व्यक्ति सुशासन के लिए प्रतिबद्ध हो, अपने मंत्रियों का इस्तीफा ले चुका हो, आईएएस अधिकारियों की संपत्ति जब्त कर चुका हो, वो उप मुख्यमंत्री से सफाई भी नहीं मांगे, ये लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र की जो बहुत सुविधाजनक व्याख्या की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो ज्यादा घातक है। मिश्रा जी बोलिए। देखिए, मैं इनके व्याख्या से नहीं सहमत हूँ। तो कहेंगे ही, चूंकि उस नए तकनीक के ध्वजवाहक हैं। मैं ये सिर्फ सामान्य शब्दों में ये जानना चाहता हूँ। नहीं, ये भजनलाल आयर हम गए, हम नई टेक्निक होती है ना। आपके आदर्श भजनलाल हो गए, अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। आप जिस नीतीश कुमार जी, नहीं भजनलाल आप ही को बहुत मुबारक हो। सुनिए, भजनलाल आप ही को मुबारक हो, कांग्रेस ही पैदा कर सकती है। जी, आप बिहार में भी सत्ता में आ गए हैं, अब जरा विनम्र हो जाइए ना। सुनिए ना, मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब आप मुझे दीजिए। नहीं, मैं तो विनम्र हुई, केंद्र की सत्ता में भी बैठे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप विनम्र हो गए। अब मेरी बात सुन लीजिए। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार की अगुवाई में उस गठबंधन को बड़ी जीत दिलाई, जिस गठबंधन के खिलाफ स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी कैंपेन संभाल रहे थे बिहार में। क्लियर कट उन्होंने नीतीश जी के डीएनए से लेकर तमाम सवाल खड़ा किए। राज्य की जनता ने एकजुट होकर भाजपा की इस रैली को, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को नकारा और हमारे गठबंधन को 5 साल के लिए मैंडेट दिया था। वो मैंडेट कहीं न कहीं आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। उसके साथ दगाबाजी की गई है। चाहे इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, राज्य की जनता इन चीजों को कभी माफ नहीं करती है, उसके लिए उचित समय का इंतजार करती है। आप दूसरे उदाहरण पर मत जाइए। आप कहिए कि क्या आपने नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल नहीं उठाया था?
क्या आपने नीतीश कुमार जी के आतंकवादी कुछ लड़कियों के नाम से नहीं जोड़ा था कि उनके ये पिता हैं, अब्बा हैं? आप कई बार मेरे साथ अरे आपने तो करुणानिधि को राष्ट्रद्रोही कह दिया था। आपने तो केंद्र की गुजरात की सरकार गिरा था। नैतिकता का भाषण किससे दे रहे हैं? आप दोनों एक साथ बोलेंगे, संवैधानिकता की बात कीजिए। दोनों प्रेम जी आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा। और ये सवाल मिश्रा जी, मैंने पहला सवाल ही प्रेम शुक्ला जी से यही पूछा था कि जो पार्टी इशरत के अब्बा का नाम देती रही नीतीश कुमार को, अब वो इशरत के अब्बा की घर वापसी कैसे करा रही है? बिल्कुल। तो उन्होंने शुक्ला जी ने उस समय तो ये कह दिया कि मैंने कब कहा मुझे नहीं पता, आपने कब सुना मेरे मुंह से। लेकिन ये बात सच है कि उनकी पार्टी का ये फेवरेट फ्रेज रहा है बिहार के अंदर। कम से कम चुनाव प्रचार के दौरान लगातार नीतीश कुमार को यही कह के टारगेट किया जाता रहा। मैं एक सेकंड के लिए आप दोनों को रोक रहा हूं। हम पटना चल रहे हैं। ब्रजेश मिश्रा मेरे सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद है, राजभवन के बाहर हैं। ब्रजेश, कुछ तैयारी है शपथ ग्रहण की 10 बजे जिसका समय दिया गया है, या फिर ये शपथ ग्रहण भी चोरी छुपी होगा? नहीं रोहित, चोरी छुपे नहीं हो रहा है। और शपथ जो ग्रहण है उसके लिए बाकायदा पास निर्गत किया गया है। आप देख सकते हैं कि पास है जिसको मीडिया को और साथ में जितने भी नेता यहाँ पे हैं खासकर एनडीए के, उनको ये दिया गया है। और 10 बजे का समय इसमें मुकर्रर किया गया है यहाँ पे। लेकिन खास बात यह कि यहाँ जो राजभवन के पास ही लालू यादव और राबड़ी देवी का आवास भी है। और ये माना जा रहा है कि वहाँ पे उन लोग का भी कार्यक्रम ये है कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो उसके बाद वो लोग वहाँ से मार्च करके और राजभवन का घेराव करें, क्योंकि कल भी रात में घेराव हुआ था। निश्चित रूप से उसको लेकर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतलब हमारी जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक 400 से 500 सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनकी तैनाती हुई है। और जो खबर ये भी है कि जो आरजेडी के नेता हैं जो मार्च करेंगे उनको बाहर ही रोका जाएगा। राजभवन का जो इलाका है उसके बाहर ही उनको रोका जाएगा। तो ये तैयारियां हैं काफ़ी। लेकिन समय में कुछ बदलाव हुआ है रोहित। पहले ये खबर आ रही थी कल तक कि 5 बजे शाम में होगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। लेकिन अचानक की रात में दावा पेश किया गया नीतीश कुमार की तरफ से। उसके बाद ये हुआ कि 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन इसमें सिर्फ 2 नेता ही शपथ लेंगे, एक नीतीश कुमार और दूसरे सुशील कुमार मोदी। रोहित जी, तो प्रधानमंत्री मोदी क्या इसलिए नहीं आएंगे कि लगातार इस बात को लेकर सवाल पूछे जाने लगे हैं पहले से ही कि इसमें नैतिकता कहां है? देखिए, नैतिकता की बात ना करें, कोई भी पार्टी ना करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इससे पहले भी जब एनडीए की सरकार थी और 17 साल का गठबंधन था नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में, और एक मुद्दे को लेकर जो बिहार से जुड़ा हुआ था भी नहीं, नरेंद्र मोदी को मुद्दा बनाकर सरकार को गठबंधन तोड़ा गया। और जो विरोध था वो लालू यादव के साथ किया गया। सेम स्थिति, यही स्थिति उस समय भी थी। उस समय भी नैतिकता का सवाल उठाया गया था और नीतीश कुमार से सवाल ये किया गया था कि आपको तो मैंडेट एनडीए के को मिला था, आपको बीजेपी और जेडीयू की तरफ से ये मैंडेट मिला था, फिर आप आरजेडी के साथ क्यों चले गए? यही सवाल अब फिर नीतीश कुमार से यही सवाल किया जा रहा है कि आपको तो मैंडेट महागठबंधन का मिला था, आप एनडीए में कैसे चले गए? तो यहाँ पे नैतिकता नहीं है, अपना ये पर्सनल आप कह सकते हैं कि राजनीति है। और कैसे छवि को, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं वो छवि को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हैं और यही वजह है कि ये फैसला उनको लेना पड़ा। लेकिन आरजेडी की तरफ से जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ पटना में ही नहीं रोहित, बल्कि बिहार के दूसरे हिस्सों में भी अलग अलग जानकारी आ रही है कि क्योंकि 5 घंटा तक महात्मा गांधी सेतु जो उत्तर बिहार को जोड़ता है बाकी बिहार से, उसको 5 घंटे तक आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उसको जाम रखा। यही स्थिति जिला हेडक्वार्टर्स में अलग अलग हिस्सों से आ रही है और ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब पार्टी जो है उस मुद्दे को लेकर गांव और देहात तक जा रही है कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने धोखा किया है मैंडेट के साथ और आरजेडी के साथ। रोहित, ठीक, हम वापस आते हैं आपके पास। नीतीश कुमार की सरकार बनने का रास्ता साफ हो रहा है, लेकिन बिहार वासियों के लिए रास्ता जाम है क्योंकि आरजेडी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। गांधी सेतु, जिसे लाइफलाइन भी कहा जाता है, वो अगर जाम हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आधा बिहार ठप पड़ सकता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। नवल किशोर चौधरी जी, मैं आपसे जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूँ प्रेमचंद मिश्रा जी के पास जाने से पहले, और वो कमेंट इस बात पर है कि नैतिकता की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आज, क्योंकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि इसमें नैतिकता नहीं है। नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि बड़ी साफ सुथरी छवि, वो नैतिकता की हत्या हुई है आज जब वो दोबारा बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं।
कांग्रेस या दूसरी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नैतिकता की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, लेकिन एक आम नागरिक को, एक पत्रकार को नैतिकता की बात करने का हक है। और आपके रिपोर्टर ने यह प्रश्न उठाया और मैं उनसे सहमत हूं कि इस पूरे प्रकरण में नैतिकता है ही नहीं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है। नीतीश कुमार ने पहले भी यही किया है और आज भी वही कर रहे हैं। देखना यह है कि ये बिहार के हित में है कि नहीं। जो प्रकरण है उसमें ऐसा लगता है कि जिस तरह के गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर, सफाई देनी चाहिए थी और ये लूट वाली जो राजनीति है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है वो जन आकांक्षाओं के अनुरूप है, ऐसा मैं मानता हूं। प्रेमचंद मिश्रा जी, नीतीश कुमार नैतिक रूप से कमजोर हैं तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार पर लालू यादव का साथ छोड़ के भी, और आप नैतिक रूप से मजबूत हैं लालू यादव के साथी होने के बावजूद। नहीं, इसकी व्याख्या आप अलग ढंग से कर रहे हैं। इसमें ये कहना चाहता हूँ, हमने सबसे पहले नीतीश जी का नाम आगे किया था और यह कांग्रेस का फैसला था, राहुल जी का फैसला। और राहुल गांधी जी ने हमेशा नीतीश जी का एक विशेष सम्मान किया है, उनके व्यक्तित्व का सम्मान किया है और हमारी कोशिश थी कि बिहार में एक अच्छी सरकार बने और उसके लिए हमने नीतीश कुमार को एज ए लीडर आगे किया था कि वैचारिक स्तर पर वो एक सबल नेता लगे, उनकी छवि अच्छी थी और विश्वसनीय चेहरा लगा और कांग्रेस को उम्मीद थी उनसे। और इसी पर लोग, राज्य की जनता ने भी किया ये गठबंधन बीजेपी सरकार से बेहतर होगी, हमें बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए, हमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस आरजेडी जेडीयू गठबंधन की सरकार चाहिए। ये एक सच्चाई है। आज उस मतदाता की मन स्थिति देखिए जिसने एंटी कम्युनल पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर सेक्युलर पॉलिटिक्स के लिए वोट किया, आज उसका वोट कहाँ चला गया। पॉइंट ये है। रही बात अगर विश्वसनीयता की हो, नैतिकता की हो, ये बात मैं मानता हूं कि नैतिकता की बात अब राजनीति में बहुत कमजोर पड़ गई है, लेकिन इस तरह से ये अवसरवादी की प्रकाष्ठा, अवसरवादी राजनीति की ये प्रकाष्ठा जो हम देख रहे हैं पटना में, आप जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी बात सुनना भी नहीं चाहते हैं, उनको एक मौका नहीं देना चाहते। अगर हमको नंबर नहीं होता तो हमारी सरकार गिर जाती 10 दिन में, नीतीश जी 10 दिन के बाद बन जाते। लेकिन जिस तेजी से जो पटकथा रची गई थी वो कल शाम से नजर आने लगा। एक आया कि नीतीश जी इस्तीफा देते हैं, तुरंत प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ जाता है, फिर इनका थैंक यू चला जाता है। बीजेपी विधायक दल तत्काल प्रस्ताव पास करके राजभवन भेज देती है, राज्यपाल जाके मिल भी लेते हैं, सरकार बनाने का न्योता भी मिल जाता है, टाइमिंग में ही परिवर्तन 5 बजे के बजाय 10 बजे हो जाता है। ये जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 15-20 घंटे में, वो संदेह खड़ा करता है कि यह खेल पहले से तय था और इसमें कहीं न कहीं लालू प्रसाद जी की पार्टी और उनके बेटे को एक मोहरा बनाया गया था। ये बहाना ढूंढा जा रहा था कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम सरकार बनाएं। अब स्थिति मुझे इस तरह से साफ मुझे दिखाई पड़ रही है। उस आधार पर मैं कह रहा हूं कि मैंडेट के साथ धोखाधड़ी हुई है, राज्य की जनता को छला गया है और इसमें किसी को नुकसान हो न हो, नीतीश जी की व्यक्तिगत छवि और उनकी विश्वसनीयता कहीं पॉलिटिशियन। ठीक, हम वापस आ रहे हैं आपके पास। रवि त्रिपाठी भी मेरे सहयोगी पटना पहुंच चुके हैं। लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, बड़ी तेजी से बदल रहा है। एक सवाल तो राहुल सिन्हा उठेगा ही ना बार बार, इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा इंतजार कर लेते, सुबह के बजाय शाम को शपथ ले लेते, शुक्रवार को ले लेते, रविवार को ले लेते। जल्दी तो है रोहित, क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और थोड़ा सा विश्वास की स्थिति भी बनती है, क्योंकि ये तय बात है कि थोड़ी बहुत जोड़ तोड़ की स्थिति तो हर कोई तैयार करने में लगा होगा। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात और जिस बिंदु पर जिस स्थिति को शायद अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा है वो ये होती है कि बिहार में जो पिछले विधानसभा चुनाव में मैंडेट मिला वो क्या था। क्या वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैंडेट था और महागठबंधन के पक्ष में था, या फिर कुछ राजनीतिक पार्टियां जो सैद्धांतिक तौर पर, वैचारिक तौर पर अब तक एक दूसरे से लड़ती आई थी, एक साथ एकजुट हुई। और ये बिहार की सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि बिहार में जातीय आधार पर वोट गिरता है, पड़ता है। इस महागठबंधन ने उसका फायदा उठाया और कंसोलिडेट करके अपने लिए एक जनमत तैयार कर लिया। तो ये जरूर ध्यान रखना होगा और खासतौर से प्रेमचंद मिश्रा को इसका जरूर जवाब देना होगा कि वो मैंडेट जिसकी बात कर रहे हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, क्या वो वाकई उसके खिलाफ था या फिर आपने जातीय आधार पर तीनों पार्टियों को एक साथ खड़ा करके ये मैंडेट हासिल किया?